फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर 6 पे है। इससे पहले मैं यूनिट नंबर 1 to लेके 5 तक की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी, और अगर आपको इन नोट्स की PDF फॉर्म चाहिए हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यूनिट नंबर 6 के अंदर आता है हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरनेशनली कैसे वर्क करता है। तो इससे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब वो एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ह्यूमन रिसोर्स की वजह से हो। एक्टिविटीज़ इंक्लूड, मतलब उन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आता है। डिटरमाइनिंग द फर्म ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब डिटरमाइन करना, देखना अपने फर्म के अंदर कितने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, उनकी स्टाफिंग करना, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, मैनेजमेंट को डेवलप करना और कंपनसेशन देना अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को, और फिर लेबर रिलेशंस को अच्छा रखना। तो ये होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आता है एक्सपर्टाइट मैनेजर और इम्प्रटाइट मैनेजर। तो एक्सपर्टाइट के अंदर आता है अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री हु इज़ वर्किंग अब्रॉड इन वन ऑफ द फर्म सब्सिडरीज, मतलब वो सिटीजन जो मतलब किसी और कंट्री में काम कर रहा है, बट वो उसकी फर्म की क्या है, सब्सिडरी फर्म के उसमें काम कर रहा है। इम्पर्टाइट के अंदर आता है सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री वर्किंग इन द होम कंट्री ऑफ देयर मल्टीनेशनल एम्प्लॉयर, मतलब किसी फॉरेन कंट्री का कोई एम्प्लॉय आकर मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहा है। तो ये होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। फिर आता है हम केस स्टडी। केस स्टडी के बारे में समझते हैं IBM HR स्ट्रैटेजी, मतलब IBM के अंदर कौन सी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी का यूज़ होता है। ग्लोबली इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी, इसके अंदर ग्लोबली इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी का यूज़ होता है, जिसके अंदर वर्ल्ड क्लास ह्यूमन कैपिटल का यूज़ होता है। इसके अंदर क्रिएट करता है ग्लोबल प्रोडक्ट को, और उसके बाद उनका डिवीज़न करते हैं। इनका फाउंडेशन हुआ था HR सिस्टम, जो अलाइड नहीं था किसी भी न्यू स्ट्रैटेजी से। वर्कफोर्स मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर इसका यूज़ करते हैं। सिंगल इंटीग्रेटेड अप्रोच का इसके अंदर यूज़ होता है। इन्वेस्टेड इसके अंदर 100 बिलियन एंड 4 लाख एम्प्लॉयज़। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ स्किल्स, saved $1.4 billion in the first 4 year of operation. Easy identification of skills planning and development program, मतलब इसके अंदर क्या था, ईजी आइडेंटिफिकेशन था, अपनी स्किल्स और प्लानिंग को वो ईजिली आइडेंटिफाई करते थे। उसके बाद आता है हमारा स्टाफिंग पॉलिसी। स्टाफिंग पॉलिसी के अंदर आता है मतलब हमारे सिलेक्शन करना अपने एम्प्लॉयज़ का, जो कोई पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर रहे हो। सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर पर्टिकुलर जॉब, टूल फॉर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग द डिज़ायर्ड कॉर्पोरेट कल्चर। तो इसके अंदर टाइप्स क्या क्या आते हैं स्टाफिंग पॉलिसी के अंदर, तो इसके आते हैं 2। इसमें आता है हमारे स्टाफिंग अप्रोचेस, मतलब अप्रोचेस कौन कौन सी यूज़ होती है और वो कितनी अप्रोप्रिएट है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। स्टाफिंग के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है, और इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये हमें लैक ऑफ क्वालिफाइड मैनेजर्स देता है होस्ट कंट्री के अंदर। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, रीसेंटमेंट इन होस्ट कंट्री कैन लीड टू कल्चरल मायोपिया, मतलब जो अगर हम दूसरी कंट्री से अपने लेकर आ रहे हैं होस्ट कंट्री के अंदर, तो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। पॉलीसेंट्रिक की स्ट्रैटेजी होती है लोकलाइजेशन। इसके एडवांटेज के अंदर आता है ये बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होता है, तो ये इसकी एडवांटेज हुआ, मतलब सस्ता है। इसकी लिमिटेशन क्या क्या है कि इसके अंदर करियर के बारे में लिमिट आ जाता है, मतलब कुछ लिमिटेड लोग ही इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। जियोसेंट्रिक स्टाफिंग अप्रोच के अंदर हमारा आता है ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन एंड ट्रांसनेशनल। इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की एफिशिएंसी को इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाते हैं और नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर आता है कि इमिग्रेशन होता है नेशनल पॉलिसीज़ का, और लिमिट आ जाती है इसके अंदर कि एक्सपेंसेस के अंदर लिमिट। फिर एक्सपर्टाइट के अंदर क्या क्या सिलेक्शन डायमेंशंस आते हैं, तो इसके होते हैं फर्स्ट वन है सेल्फ ओरिएंटेशन एंड अदर ओरिएंटेशन, मतलब सेल्फ जो कंपनी के अंदर खुद से क्रिएट हो। स्ट्रेंथन द सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। और आता है एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद होस्ट कंट्री नेशनली, रिलेशनशिप डेवलपमेंट एंड विलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मतलब उनके साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप रखना और अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना। फिर उसके बाद आता है हमारा परपेचुअल एबिलिटी क्या क्या होती है, और कल्चरल टफनेस।
परपेचुअल के अंदर आता है अंडरस्टैंड बाय पीपल ऑफ अदर कंट्री बिहेव द वे टू डू एबिलिटी टू एम्पथाइज। तो मतलब किस तरह से मतलब लोग बिहेव करते हैं अगर किसी कंट्री के दूसरी कंट्री में आके वर्क कर रहे हैं। तो कल्चरल के अंदर आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्री ऑफ असाइनमेंट एंड हाउ वेल एक्सपर्टाइट एडजस्ट टू पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब कैसा रिलेशनशिप है उनका कंट्री के अंदर। तो उसके बाद हम देखते हैं ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट के ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, मतलब अपने मैनेजमेंट के कंसेप्ट वगैरह को डेवलप करना जिससे कि हमारे कंपनी के प्रोग्राम्स अच्छे से फुलफिल हो पाए। डेवलप मैनेजर स्किल्स ओवर हिज और हर करियर विद द फर्म। डेवलप करना है मैनेजर के स्किल्स को जिससे कि वो करियर ओरिएंटेड हो सके। 3 टाइप्स ऑफ एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग आता है इसके अंदर, कल्चरल ट्रेनिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ होती है, ऑनगोइंग मैनेजमेंट एजुकेशन और रोटेशन मैनेजर और इनफॉर्मल मैनेजमेंट नेटवर्क्स। तो ये उसकी 3 हमने देखी मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। अब कंपनसेशन के अंदर आता है हाउ कंपनसेशन शुड बी एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट नेशनल डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस एंड कंपनसेशन प्रैक्टिस। मतलब किस तरह से अगर कंपनसेशन हम करते हैं तो उसके अंदर नेशनल डिफरेंसेस हमारे क्या क्या होते हैं, मतलब किस कंटेक्स्ट में इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के अंदर, और उसकी प्रैक्टिकल मतलब उसकी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले कंपनसेशन के अंदर आता है हमारा बेसिक पे, टैक्सेशन पॉलिसी, फॉरेन सर्विस प्रीमियम, बेनिफिट्स और अलाउंसेस। तो ये आता है हमारा कंपनसेशन के अंदर। अब बैलेंस शीट अप्रोच क्या होती है, तो उसमें आता है इक्वलाइज परचेजिंग पावर अक्रॉस कंट्री, मतलब इक्वल करना परचेजिंग पावर, मतलब किसी भी मतलब 2 कंट्रीज़ के बीच में। सो एम्प्लॉयज़ कैन एंजॉय द सेम लिविंग स्टैंडर्ड इन देयर फॉरेन पोस्टिंग एंड दैट दे एंजॉयड एट होम। मतलब अगर किसी होम कंट्री का एम्प्लॉय किसी फॉरेन कंट्री में जाके वर्क कर रहा है तो इन दोनों के बीच में मतलब बैलेंस रखना कि जिससे कि वो जो दूसरी कंट्री में वर्क कर रहा है वो इंसान भी खुश हो। प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव टू ऑफसेट द क्वालिटेटिव डिफरेंसेस बिटवीन असाइनमेंट लोकेशन। मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, मतलब उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव देना जिससे कि उनके क्वालिटेटिव मतलब उनकी क्वालिटी वर्क हो सके और जो डिफरेंस आए हो असाइनमेंट लोकेशन के वो मतलब कम हो जाए। अब जैसे कि इसके अंदर आता है होम कंट्री सैलरी के अंदर वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं उन्हें, हाउसिंग, गुड्स एंड सर्विस और रिजर्व्स। अगर होस्ट कंट्री कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट वो क्या क्या बियर करते हैं, होम एंड होस्ट कंट्री इनकम टैक्सेस, हाउसिंग, गुड्स एंड सर्विस और रिजर्व्स। होस्ट कंट्री के अंदर कॉस्ट पेड बाय कंपनी, मतलब कॉस्ट कौन पे कर रहा है, कंपनी, फ्रॉम सैलरी मतलब उनकी सैलरी से। तो इनकम टैक्स, हाउसिंग, गुड्स एंड सर्विस एंड रिजर्व। ये वाला जो एरिया है वो आता है हमारा एडिशनल कॉस्ट जो कि कंपनी पे करती है। प्रीमियम एंड इंसेंटिव्स, इनकम एंड टैक्सेस, हाउसिंग, गुड्स एंड सर्विसेज और रिजर्व्स। ये आता है हमारा होम कंट्री इक्विवेलेंट परचेजिंग पावर। तो ये हमने देखा था बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर मतलब कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन नोट्स की PDF फॉर्म चाहिए हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।